तो कैसे हैं आप लोग? अच्छे होंगे। पिछले वीडियो में मैंने कार्यपालिका को ख़त्म किया था। इस वीडियो में मैं न्यायपालिका के बारे में बताऊंगा। मैंने कहा था कि संविधान को ठीक से समझने के लिए 3 चीज़ों को समझना बहुत ज़रूरी होता है: विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। तो विधायिका को मैंने बता दिया, कार्यपालिका भी मैंने ख़त्म कर दिया। अब है न्यायपालिका। न्यायपालिका की बात किया जाए तो न्यायपालिका अगर बात की जाए तो भारत में जो है एकीकृत न्यायिक प्रणाली है। भारत में कैसी न्याय प्रणाली है? तो एकीकृत न्याय प्रणाली है, जिसमें सबसे ऊपर सर्वोच्च न्यायालय, उसके बाद उच्च न्यायालय, उसके बाद अधीनस्थ न्यायालय आते हैं। अधीनस्थ न्यायालय को फिर 2 प्रकार में 2 भाग में बांटते हैं। इसमें पहला जो भाग है वो दीवानी न्यायालय, जिसको सिविल कोर्ट कहते हैं, और दूसरा फौजदारी न्यायालय, जिसको क्रिमिनल कोर्ट कहते हैं। क्रिमिनल कोर्ट में जज के अलावा मजिस्ट्रेट भी यहाँ न्यायिक प्रक्रिया को न्यायिक सुनवाई करते हैं। बात रही अब यहाँ की उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय, यानी सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय के जो भी न्यायाधीश हैं, उन सबके न्यायाधीश के नियुक्ति जो होती है, यानी उन सबके न्यायाधीश की नियुक्ति जो राष्ट्रपति के द्वारा ही की जाती है। लेकिन इनको हटाने का, यानी कहने का मतलब जो सर्वोच्च न्यायालय है और जो उच्च न्यायालय है, उन सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय के जो भी न्यायाधीश हैं, उनको नियुक्त करने की शक्ति राष्ट्रपति के पास है, लेकिन उनको हटाने की शक्ति राष्ट्रपति के पास नहीं है। अब बात रही कि न्यायपालिका जो है संविधान के रक्षक के तौर पे काम करते हैं, यानी हमारे संविधान की रक्षा करने वाली बॉडी कौन है? तो हमारे संविधान की रक्षा करने वाले जो युक्ति है, जो संस्था है, वो न्यायपालिका है, जो कि हमारे संविधान की रक्षा करती है। अब बात है कि राष्ट्रपति को तो न्यायाधीशों को नियुक्त करने के अधिकार है, यानी उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय के जो भी न्यायाधीश हैं, उसको नियुक्त करने का अधिकार तो राष्ट्रपति के पास है, लेकिन हटाने का अधिकार राष्ट्रपति के पास नहीं है। उनको हटाने के लिए संविधान के दोनों सदनों से, संसद के दोनों सदनों के 2/3 मत के द्वारा प्रस्ताव पारित किया जाता है। इस उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाने के लिए संविधान के संसद के दोनों सदनों के 2/3 यानी 2/3 मतों के द्वारा प्रस्ताव पारित किया जाता है। संविधान में जो न्यायाधीश जो होते हैं, यानी जो भी उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय के जो न्यायाधीश हैं, सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय के जो न्यायाधीश हैं, संविधान में उनके लिए एक प्रावधान है कि उनको आर्थिक संरक्षण देने की बात कही गई है। यानी चाहे कुछ भी हो, उनको आर्थिक संरक्षण मिलना चाहिए। न्यायाधीश का जो सेवा होती है, वेतन होती है, और बहुत सारे जो भी सेवा शर्तें होती है, वेतन और सेवा शर्त जो होती है न्यायाधीशों, उसका निर्धारण संसद करती है। अब बात रहा कि ये तो हमारा इंट्रोडक्शन था न्यायपालिका के बारे में, कि न्यायपालिका क्या है, क्या नहीं, क्या होता है, ये सारा कुछ। अब सर्वोच्च न्यायालय सबसे पहला जो इसमें न्यायपालिका के सबसे पहला जो सर्वोच्च न्यायालय सबसे पहला अंग है, सबसे पहला पार्ट है जो सर्वोच्च न्यायालय है। सर्वोच्च न्यायालय, न्यायपालिका का सबसे पहला जो पार्ट है वो सर्वोच्च न्यायालय है, और वो सर्वोच्च न्यायालय के बारे में बात करते हैं। इसका वर्णन संविधान के अनुच्छेद 124 में किया गया है, यानी सर्वोच्च न्यायालय का वर्णन संविधान के कितने में? अनुच्छेद 124 में किया गया है। उसके बाद बोला कि मूल संविधान में मुख्य न्यायाधीशों की संख्या, मूल संविधान में मुख्य न्यायाधीश के साथ साथ अन्य न्यायाधीश, यानी टोटल न्यायाधीशों की संख्या कितनी थी? 8 थी। लेकिन जब बाद में यानी 2008 में एक संविधान में एक विधेयक को पारित किया गया, और उस विधेयक के अनुसार टोटल मतलब मुख्य न्यायाधीश सहित, यानी मुख्य न्यायाधीश को मिला करके टोटल न्यायाधीशों यानी कुल न्यायाधीशों की संख्या 31 कर दी गई। भारत के जो पहले मुख्य न्यायाधीश है, उनका नाम है हरिलाल कानिया। भारत के पहले मुख्य न्यायाधीश का नाम क्या है? हरिलाल कानिया है। और वर्तमान में जो मुख्य न्यायाधीश है, उनका नाम जो है वो शरद अरविंद कोविंद है। हम लोग इन शॉर्ट CJIB कहते हैं, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, यानी मुख्य न्यायाधीश को CJIB कहते हैं, यानी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की योग्यता की जब बात करें तो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की योग्यता जो है, किसी भी उच्च न्यायालय में, यानी सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश, मुख्य न्यायाधीश वही बन सकता है, या न्यायाधीश वही बन सकता है जो किसी भी उच्च न्यायालय में 10 वर्षों तक लगातार लगातार न्यायाधीश के पद पर रह चुका हो। ठीक है,
दूसरा बात है राष्ट्रपति की राय से वो विधि वैधता हो, यानी राष्ट्रपति की राय से, राष्ट्रपति अगर वो बोलता है कि ये जो बंदा है, ये जो उच्च न्यायालय में न्यायाधीश है, ये एक विधि वैधता है, तो उसको मुख्य न्यायाधीश बनाया या उसको सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश बनाया जा सकता है। राष्ट्रपति न्यायाधीशों की नियुक्ति के समय मुख्य न्यायाधीश तथा हाई कोर्ट के न्यायाधीश जिससे भी चाहे वो उससे सलाह कर सकते हैं। यानी राष्ट्रपति जब भी सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश बनाते हैं किसी को, तो उस समय वो जिससे चाहे, या उच्च न्यायालय के न्यायाधीश से चाहे, या सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश से चाहे, या मुख्य न्यायाधीश से चाहे, जिससे चाहे वो सलाह कर सकते हैं। और इनकी बात रही कि जो मतलब सर्वोच्च न्यायालय के जो न्यायाधीश होते हैं, CJI होते हैं, मुख्य न्यायाधीश होते हैं, उनकी जो या न्यायाधीश है CJI या सर्वोच्च न्यायालय के जो भी न्यायाधीश हैं, उनकी अगर बात कही जाए कि उनकी कार्य अवधि क्या होती है, उनकी कार्यकाल क्या होती है, तो वो होती है 6 साल या 65 वर्ष की उम्र तक। यानी इनमें से जो उनका पहले पूरा हो जाए वो उसके अनुसार कार्यकाल अवधि उनका होता है। तो इस प्रकार हम लोगों ने न्यायपालिका के बारे में इंट्रोडक्शन पढ़ा, न्यायपालिका का परिचय देखा, उसके बाद सर्वोच्च न्यायालय के बारे में कुछ देखा। अगला टॉपिक आप लोग का है सर्वोच्च न्यायालय की अधिकारिता क्षेत्र। यानी सर्वोच्च न्यायालय की अधिकारिता क्षेत्र क्या है, सर्वोच्च न्यायालय किस अधिकार के अंदर काम कर सकती है। अगला टॉपिक हमारा यही है कि सर्वोच्च न्यायालय किस अधिकार के अंतर्गत काम कर सकती है। तो सबसे पहले ये बोला गया कि सर्वोच्च न्यायालय एक अभिलेखीय न्यायालय है। सर्वोच्च न्यायालय क्या है, एक अभिलेखीय न्यायालय है, जिसका वर्णन अनुच्छेद 129 में किया गया है। अभिलेखीय का अभिप्राय ये होता है कि सामान्यतः अभिलेखीय न्यायालय का मतलब ये होता है कि जिसके निर्णय को सदा के लिए रिकॉर्ड करके रखा जाए और इस रिकॉर्ड का एक कोई प्रमाणित मूल्य हो, अभिलेख प्रमाणित मूल्य हो। यानी कहने का मतलब अभिलेखीय न्यायालय में जो भी न्यायिक प्रक्रिया हुई है या जो भी फैसला हुआ है, उन सारे फैसले को रिकॉर्ड करके रखा जाता है और उन सारे फैसले को वापस लेने के लिए, देखने के लिए एक प्रमाणित मूल्य हो, तो वैसे न्यायालय को हम लोग अभिलेखीय न्यायालय कहते हैं। अगर अभिलेखीय न्यायालय की किसी भी प्रकार की अवहेलना की जाती है तो इसके लिए दंड का प्रावधान होता है। फिर नेक्स्ट जो अधिकारिता क्षेत्र है, अगला अधिकारिता क्षेत्र देखते हैं कि सर्वोच्च न्यायालय को न्यायिक पुनर्निरीक्षण करने का अधिकार होता है। जो भी सर्वोच्च न्यायालय होते हैं उसको न्यायिक पुनर्निरीक्षण यानी जुडिशरी रिव्यू करने का अधिकार होता है। यानी वो किसी भी तरह के कानून को या किसी भी तरह के ऑर्डिनेंस को, अध्यादेश को फिर से जुडिशरी रिव्यू यानी न्यायिक पुनर्निरीक्षण, फिर से पुनर्निरीक्षण कर सकती है, फिर से उसको देख सकती है। ये सर्वोच्च न्यायालय के अधिकारिता क्षेत्र में आता है। इसका वर्णन अनुच्छेद 137 में किया गया है। संसद या विधानमंडल द्वारा पारित किसी भी अधिनियम को, यानी कहने का अधिकारिता क्षेत्र कहने का मतलब न्यायिक पुनर्निरीक्षण कहने का मतलब थोड़ा सा आगे देख लीजिए कि संसद या विधानमंडल के द्वारा पारित किसी भी अधिनियम तथा कार्यपालिका द्वारा दिए गए आदेश की वैधानिकता को न्यायिक पुनर्निरीक्षण का अधिकार, न्यायिक पुनर्निरीक्षण सर्वोच्च न्यायालय कर सकती है। यानी अगर संसद या विधानमंडल कोई भी आदेश देती है या कार्यपालिका के द्वारा कोई भी आदेश दिया जाता है या कोई नियम कानून बनाया जाता है, तो उसका न्यायिक पुनर्निरीक्षण कौन कर सकता है, तो सर्वोच्च न्यायालय कर सकती है। संविधान के अनुच्छेद 143 के अनुसार, और ये इसका जो वर्णन है सर्वोच्च न्यायालय के जो न्यायिक पुनर्निरीक्षण का अधिकार है उसका वर्णन आर्टिकल नंबर 137 यानी अनुच्छेद 137 में वर्णन है। संविधान के अनुच्छेद 143 के अनुसार सर्वोच्च न्यायालय को परामर्श का अधिकारिता भी प्राप्त है। यानी संविधान में के अनुच्छेद 143 में ये भी कहा गया है कि सर्वोच्च न्यायालय परामर्श भी दे सकती है, राष्ट्रपति को परामर्श भी दे सकती है। भाई कैसे, किस बात पे परामर्श दे सकती है, तो सार्वजनिक महत्व या निधि या तथ्य के किसी भी प्रकार से संबंधित किसी भी प्रकार का जो बात हो या प्रश्न हो, उस पर सर्वोच्च न्यायालय राष्ट्रपति को सलाह दे सकती है और राष्ट्रपति उसके सलाह को मान सकते हैं। नेक्स्ट है उसके बाद कि सर्वोच्च न्यायालय की अधिकारिता में अपील की अधिकारिता को भी रखा गया है। यानी सर्वोच्च न्यायालय में अपील भी दायर किया जा सकते हैं। यानी किसी भी कानून, मान लें हाईकोर्ट कोई फैसला सुनाया, उस हाईकोर्ट के फैसले से हम संतुष्ट नहीं है तो सर्वोच्च न्यायालय में हम अपील भी कर सकते हैं। दोबारा उस केस के लिए हम लोग अपील कर सकते हैं, अपील दायर कर सकते हैं, वहाँ उसकी सुनवाई हो सकती है। और इस बात का वर्णन आर्टिकल नंबर 132 में किया गया है। उसके बाद अब हम लोग यहाँ से सर्वोच्च न्यायालय का खत्म होता है बात। अब हम लोग देखते हैं उच्च न्यायालय। उच्च न्यायालय की बात जो है,
संविधान के अनुच्छेद 214 में की गई है। कहा गया है कि हर राज्य के लिए एक हाई कोर्ट यानी एक उच्च न्यायालय की व्यवस्था की गई है, लेकिन संसद नियम बना करके 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए या संघ राज्य क्षेत्रों के लिए यानी यूनियन टेरिटरीज के लिए एक ज्वाइंट हाई कोर्ट, एक सम्मिलित हाई कोर्ट यानी उच्च न्यायालय की व्यवस्था कर सकता है। और बोला गया कि जितने भी हाई कोर्ट के जितने भी अधिकारिता क्षेत्र होते हैं वो सुप्रीम कोर्ट की तरह ही होते हैं, यानी सर्वोच्च न्यायालय की तरह ही होते हैं। ठीक है, उसके बाद क्या है, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की जो योग्यता की बात की जाए तो उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की योग्यता की बात ये की गई है कि उच्च न्यायालय के जो न्यायाधीश होते हैं वो कम से कम 10 वर्षों तक किसी न्यायिक पद को धारण किया हो तभी उच्च न्यायालय के न्यायाधीश बन सकते हैं, या किसी भी उच्च न्यायालय में कम से कम 10 वर्षों तक वकील रहे हो। कहने का मतलब हुआ कि कम से कम 10 वर्षों तक किसी भी न्यायिक पद को धारण किए हुए हो, या किसी भी उच्च न्यायालय में 10 वर्षों तक उच्च न्यायालय के वकील रहे हो 10 वर्षों तक, तब वह उच्च न्यायालय के न्यायाधीश बन सकते हैं। यहाँ उच्च न्यायालय की जो उम्र सीमा है वो 62 वर्ष है। तो इस प्रकार हम लोग सर्वोच्च न्यायालय के अधिकारिता क्षेत्र के बारे में बात किए और हम लोगों ने देखा उच्च न्यायालय किस अनुच्छेद में वर्णन है और उच्च न्यायालय क्या होता है, उच्च न्यायालय की व्यवस्था कैसी है ये देखा, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की उम्र सीमा क्या है ये हम लोगों ने देखा, और उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की योग्यता क्या है ये हम लोगों ने देखा। अब कुछ नोट्स हम लोग देख लेते हैं, जिसमें पहला नोट्स में ये कहा जा रहा है कि उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटाने की प्रक्रिया सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के समान ही होती है। यानी सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटाने के लिए महाभियोग प्रक्रिया लगाई जाती है, उसी प्रकार उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को भी हटाने के लिए महाभियोग प्रक्रिया ही लगाई जाती है। कोई भी व्यक्ति अगर हाईकोर्ट का स्थायी न्यायाधीश बन चुका है तो वो हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के अलावा यानी उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय के अलावा और कहीं भी वकालत नहीं कर सकता है। राष्ट्रपति भारत के मुख्य न्यायाधीश के परामर्श के बाद किसी उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को किसी भी उच्च न्यायालय में स्थानांतरित कर सकता है। यानी राष्ट्रपति जो होते हैं मुख्य न्यायाधीश होते हैं, यानी CJI होते हैं, भारत के जो मुख्य न्यायाधीश हैं, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, उनसे सलाह करने के बाद किसी भी उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को कहीं और किसी और उच्च न्यायालय में स्थानांतरण कर सकते हैं। कार्यकारी न्यायालय जो होता है यानी कार्यकारी न्यायाधीश का जो कार्यकाल होता है वो मात्र 2 वर्षों का होता है। सर्वोच्च न्यायालय तथा उच्च न्यायालय को रीट जारी करने का अधिकार होता है, यानी सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय ये दोनों रीट जारी कर सकती है, यानी अध्यादेश जारी कर सकती है, अध्यादेश दे सकती है, ऑर्डिनेंस ला सकती है, किसी भी बात पर ये रीट जारी कर सकती है। अब अगला टॉपिक आपका फास्ट ट्रैक कोर्ट है, जिसको दीर्घकालिक न्यायालय कहते हैं। मतलब तुरंत सुनवाई करने के लिए किया गया प्रयास, जिसे अनुच्छेद 21 में रखा गया है, 1 अप्रैल 2001 को इसे जारी किया गया था। इसमें जज की नियुक्ति 5 साल के लिए होती है। यानी दीर्घकालिक जो न्यायालय होती है, दीर्घकालिक न्यायालय में जो बात कही गई कि ये जब भी किसी बात का तुरंत सुनवाई करना हो तो उस तरह के सुनवाई के लिए दीर्घकालिक न्यायालय की व्यवस्था है और इसको अनुच्छेद 21 में रखा गया है और 1 अप्रैल 2001 से इसको जारी किया गया था। और इसमें जो न्यायाधीश की जो नियुक्ति होती है वो 5 सालों के लिए होती है। उसके बाद जनहित याचिका है, पब्लिक इंटरेस्ट लेगिस्लेशन। पब्लिक इंटरेस्ट लेगिस्लेशन यानी जनहित याचिका में कहा गया है कि PN भागवती एवं BK कृष्णा अय्यर के द्वारा 1970 में इसे शुरू किया गया था। यानी जनहित याचिका को कब शुरू किया गया था? PN भागवती एवं BK कृष्णा के द्वारा 1970 में इसे शुरू किया गया था। और इसके अंतर्गत जीवन के कुछ मौलिक आवश्यकता, शोषण, पर्यावरण, बाल श्रम, स्त्रियों के शोषण के मुद्दे पर न्याय के लिए किसी भी व्यक्ति या संस्था को सूचित कर न्यायालय उसका स्वयं जांच कराती है और जनहित में निर्णय लेती है। यानी जनहित याचिका यानी पब्लिक इंटरेस्ट लेगिस्लेशन क्या है? एक तरह का ऐसी संस्था है जिसका निर्माण PN भागवती और BK कृष्ण अय्यर के द्वारा 1970 में किया गया। इसके अंतर्गत क्या किया जाता है
कि जीवन का जो कुछ मौलिक आवश्यकता होती है, उसके बाद शोषण होता है, उसके बाद पर्यावरण, बाल श्रम, स्त्रियों के शोषण के विरुद्ध जो भी स्त्री शोषण के मुद्दे पर अगर कोई न्यायिक व्यवस्था या न्याय करनी है तो उसके लिए क्या करेगी, ये किसी भी व्यक्ति विशेष या किसी भी संस्था के विरुद्ध सूचना देगी, नोटिस जारी करेगी और नोटिस जारी करने के बाद जांच करवाएगी। और ये न्यायालय क्या करती है, ये जनहित याचिका क्या करती है, जांच करवाती है। न्यायालय खुद इसका जांच करवा करके इस पे लोकहित में न्याय देती है, लोकहित में न्याय करती है, निर्णय लेती है। उसके बाद कहा गया ई कोर्ट यानी प्रथम ई कोर्ट की स्थापना गुजरात में 2009 में की गई थी। न्यायिक प्रक्रिया को आसान बनाने के लिए, के.जी. बालकृष्णन के द्वारा के अध्यक्षता में इसका गठन हुआ था। ई कोर्ट का क्या गया था, गठन 2009 में गुजरात में किया गया था। न्याय प्रक्रिया को आसान बनाने के लिए के.जी. बालकृष्णन के द्वारा की अध्यक्षता में इसकी गठन की गई थी। परिवार न्यायालय कहने का मतलब इस कोर्ट की व्यवस्था सबसे पहले 1984 में जयपुर में लाया गया था। यानी सबसे पहले परिवार न्यायालय की व्यवस्था कहाँ की गई थी, तो 1984 में जयपुर में किया गया था। इसके अंदर पारिवारिक मसले को शांतिपूर्ण तरीके से हल किया जाता है। लोक अदालत, यह एक कानूनी विवादों के शांतिपूर्ण तरीकों से, यानी यह एक कानूनी विवाद को शांतिपूर्ण तरीके से, जो भी कानून विवाद है, लोक अदालत क्या करती है कि जितना जो भी कानूनी विवाद है उसको शांतिपूर्ण तरीके से, शांतिपूर्ण ढंग से समझौता कराने का प्रयत्न करती है। और यह एक वैधानिक संस्था है, ना कि संवैधानिक संस्था है। अधीनस्थ न्यायालय, अब सबसे लास्ट में आता है हम लोग का अधीनस्थ न्यायालय, जिसका वर्णन आर्टिकल नंबर यानी अनुच्छेद नंबर 233 में वर्णन है, इसका 233 में वर्णन है। और इसमें जो न्यायाधीश की नियुक्ति या पदोन्नति जो होती है वो राज्य सरकार के द्वारा उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के परामर्श पर, सलाह पर की जाती है। और इस प्रकार हम लोग न्यायपालिका के बारे में कंप्लीट पढ़ चुके। हम लोगों ने पहले न्यायपालिका का इंट्रोडक्शन देखा, उसके बाद हम लोगों ने न्यायपालिका के इंट्रोडक्शन के बाद हम लोग सर्वोच्च न्यायालय के बारे में पढ़े, सर्वोच्च न्यायालय के बारे में देखा, उसके बाद उच्च न्यायालय के बारे में देखा। फिर छोटे मोटे जो भी कोर्ट्स हैं, जैसे फास्ट ट्रैक कोर्ट हैं, जनहित याचिका है, उसके बाद ई कोर्ट है, पारिवारिक न्यायालय है, लोक अदालत है, इन सब के बारे में देखा। और उसके बाद अधीनस्थ न्यायालय के बारे में देखा। और इस प्रकार हमारा न्यायपालिका यहाँ खत्म होता है और न्यायपालिका के साथ साथ ही हमारा फेज 2 भी खत्म होता है।